साथियों, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से 70 या 72 क्वेश्चन होगा। आप लोग इसमें से कितना सही कर रहे हैं इसका कमेंट कीजिए और यह पूरा वीडियो देखने की कृपा करें और शुरू से अंत तक देखें। आपको अगर अच्छा लगेगा तो उसके बाद से हाइप करिएगा। चलते हैं देर न करते हुए क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है, दिया हुआ है क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता के जनक हैं ग्रेगर जन मेंडल हैं, ह्यूगो डी ब्रिज है, रॉबर्ट हुक है, डार्विन है। तो इसमें से आपको आंसर बताना है, इसमें से आंसर कौन सा होगा। तो आनुवंशिकता के जो जनक है वह ग्रेगर जॉन मेंडल है, इसलिए इसका आंसर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आपको बताना है कि मेंडल हैं, जोहानसन ने, वेटसन ने और वाटसन और क्रिक ने। तो जीन शब्द का जो प्रयोग किए थे वह किए थे, इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो वह किए थे जोहानसन ने, इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जीन शब्द का प्रयोग जो किए थे जोहानसन ने किए थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मनुष्य का आनुवंशिक रोग है। देखिए आनुवंशिक रोग इसमें से आपको बताना है, हैजा है, टाइफाइड है, हीमोफीलिया है, हाइड्रोफोबिया है। देखिए क्या होता है, यह जो होता है टाइफाइड जो होता है ना, यह आंत में सूजन हो जाता है, ठीक है। हैजा जो होता है कलरा, यानी कि हो जाता है कलरा, उसको बोलते हैं इंग्लिश में। हीमोफीलिया और हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया जो होता है यह कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते के काटने से होता है। इसका नाम होता है रेबीज, बोलते हैं इसको, रेबीज भी बोलते हैं। कुत्ते के काटने से होता है, काटने से यह हाइड्रोफोबिया होता है। यह हाइड्रोफोबिया का मतलब कि हाइड्रो का मतलब पानी और फोबिया मतलब डर होता है, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं इसको। तो हीमोफीलिया जो होता है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मनुष्य में आनुवंशिक रोग जो होता है हीमोफीलिया होता है। यह अधिकांश तौर पर महिलाओं से ही आता है और यह महिलाओं में भी होता है, महिलाओं में ही होता है। तो हीमोफीलिया जो होता है आनुवंशिक रोग होता है। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है यानी कि जिसे हरा और लाल में आपको समझ में नहीं आएगा, जिसे आंख में आता है, वह भी एक आनुवंशिक रोग होता है। इसमें पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा, तो हीमोफीलिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जीनेटिक्स नाम किसने दिया था। आपको बताना है कि हुक है, वेटसन है, मेंडल है और डार्विन है। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे, तो आनुवंशिकता के नियम बताए थे। जेनेटिक्स का जो नियम बताए थे या नाम दिए थे वह वेटसन ने दिए थे, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, यह है कि जीन विनिमय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीन विनिमय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, आपको बताना है। मेंडल है, मार्गन और कैप्सन है, जोहानसन है और सभी हैं। तो इनमें से जीन विनिमय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वह किए थे मार्गन और कैपस, तो इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पुरुष जीन संगठन होता है, इसमें से आपको बताना है। देखिए पुरुष का जो जीन होता है ना उसको बताना है, और महिला का भी इसी में साथ में बताइएगा। इसका अब बताइएगा, बहुत लोग जानते भी होंगे। और एक साथ में ये जो जीन है इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा यक्स एक्स होगा, यक्स वाई होगा, यक्स वाई होगा। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो सॉरी, देखिए पुरुष का जो होता है एक्स और वाई होता है, महिला का एक्स और एक्स होता है। ठीक है, पुरुष के ही जो जीन से ही, मतलब कि पुरुष के ही जीन से ही पता लड़का लड़का होगा या लड़की होगा, इसी से निर्भर करता है। यानी कि यक्स और यक्स जब मिलेंगे तो लड़कियां होगी, लड़की होगी। यक्स और वाई मिलेगा, यक्स और वाई मिलेगा तो यह लड़का होगा। तो पुरुष के जो जीन संगठन होता है इसी पे निर्भर करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है, या बता दीजिएगा कि गुणसूत्र कितना होता है मनुष्य में, गुणसूत्र कितना होता है, गुणसूत्र कितना होता है। तो आपको ये बताना होगा। इसका हो जाएगा 46 होता है 46 में, जिसमें 22+1 होता है और 23, 22+ यक्स होता है, 22+y होता है, यानी कि 23 होता है, 23 दूनी 46, यानी कि दोनों मिला करके 46 होता है, ठीक है ना। तो गुणसूत्र पुरुष में मानव में जो होता है 46 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पुरुष जीन संगठन होता है, यक्स और वाई होता है, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गैमीरता का शुद्धता का नियम प्रतिपादित किसने किया था। गैमीरता का शुद्धता का नियम प्रतिपादित किसने किया था, आपको बताना है। इसमें से मेंडल है, डार्विन है, मेंडलीफ है और रदरफोर्ड है। तो आपको गैमीरता की शुद्धता जो गैमीट की शुद्धता जो किए थे वह गेरज और मेंडल ने किए थे, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। याद रखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, तो इसमें बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है सबसे ज्यादा होता है, और उसमें क्या होता है कि जो पेड़ पौधा होते हैं ना, जो पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो पेड़ पौधे पर जो होता है, जो सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे उगते हैं, और पेड़ पौधे पर जो आश्रित होता है उसको प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। यानी कि यह जो है इस पे निर्भर रहते हैं, तो इसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता बोलेंगे। जो इन को अगर खाते हैं, मतलब कि इन प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, उनको मांसाहारी बोलते हैं, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता बोलते हैं, द्वितीय उपभोक्ता बोलते हैं, ठीक है ना। और तृतीय उपभोक्ता जो होता है इन दोनों को खाता है, यानी कि इन दोनों को खाता है, वो सर्वाहारी के नाम से जानते हैं। और तृतीय उपभोक्ता होता है सर्वाहारी होता है, ठीक है ना। यह सर्वाहारी होता है या तृतीय उपभोक्ता होता है, ठीक है, तृतीय उपभोक्ता।
तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय, यानी कि प्राथमिक हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया। ठीक है ना? तो इसको प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी बोलते हैं, जो शाक मतलब कि शाकाहारी होता है। ठीक है? दूसरा होता है मांसाहारी, मांस पे निर्भर रहता है, मांसाहारी होता है, और तीसरा होता है सर्वाहारी। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो हो जाएगा यहाँ पे शाकाहारी हो जाएगा। ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे द्वितीय उपभोक्ता, अभी हम लोग पढ़े इसमें से। द्वितीय उपभोक्ता जो होता है वो मांसाहारी होता है। ठीक है? तो यह पूछता भी है, यह दूसरा हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, और तृतीय उपभोक्ता जो हो जाएगा सर्वाहारी। यह शाकाहारी प्रथम, यह द्वितीय हो जाएगा। ठीक? तो इसमें से आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता का उदाहरण क्या होता है कि शैवाल और कवक के बीच की कड़ी होती है, उसको सहजीविता बोलते हैं। इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपको बताना है। लाइकेन होगा, कवक होगा, अधिपादप होगा और सभी होगा। तो इसमें से जो होगा सहजीविता यानी कि सिम्बायोसिस जो होता है वह होता है लाइकेन, जो शैवाल और कवक के बीच का कड़ी होता है। ठीक है ना? कवक के बीच का कड़ी होता है, इन दोनों के बीच का कड़ी होता है। एक जो होता है भोजन बनाता है और दूसरा उससे भोजन लेता है। ठीक है ना? तो इसी पर यह निर्भर करता है, दोनों लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। लाइकेन जो होता है क्या होगा? लाइकेन है सहजीविता का उदाहरण है। आगे देखेंगे इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इकोलॉजी मतलब कि पारिस्थितिकी का प्रयोग किसने किया था? तो वरीटर ने किए थे। इसको जान लीजिएगा, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इकोलॉजी का जो सर्वप्रथम प्रयोग किए थे वो रीटर ने किए थे, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे वातावरण और जीवों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? जो वातावरण और जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इकोलॉजी बोलते हैं, इसको पारिस्थितिकी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे जीन बने होते हैं, जो जीन किस चीज से बने होते हैं? ऑप्शन में डीएनए दिया हुआ है, आरएनए दिया हुआ है, प्रोटीन के दिए हुए हैं, कोई नहीं है। तो सॉरी, इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? जीन जो बने होते हैं डीएनए के बने होते हैं, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन में आया था इससे पहले वाले में कि सहजीवी कौन है, तो हम बताए थे शैवाल और कवक होते हैं। ठीक है ना? तो इसमें क्या, शैवाल जो सहजीवी है, लाइकेन और जो सहजीवी है वो किसका है? तो शैवाल और कवक का है। ठीक है ना? ये शैवाल और कवक के बीच का है। इसमें एक में जैसे देखिए, एक में होता है क्लोरोफिल जो भोजन बनाता है, और एक होता है खनिज पदार्थ, ये दोनों को एक दूसरे से भोजन मिलता है। ठीक है ना? तो इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। सार्गेसो समुद्र का नाम पड़ा था, सार्गेसो समुद्र का जो नाम पड़ा था कवकों के कारण से, आवृतबीजों के कारण से, शैवालों के कारण से और बायोफ्राइडा के कारण से। तो इसमें से आपको बताना है कि सार्गेसो जो समुद्र था, देखिए वहां पे क्या होता है, वहां पे सबसे ज्यादा शैवाल मिलता था। ठीक है ना? शैवाल के चलते वहाँ के जो सरगसो मतलब समुद्र था वो लाल दिखाई देता था, उसी के नाम पे सरगसो शैवाल था, उसी के नाम पे यह ना सरगसो नाम पड़ा था। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शैवालों के कारण से हो जाएगा, इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा का पिरामिड होता है। जो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है, देखिए वहीं पे हम लोग देखे थे। इसमें से आपको बताना है कि हमेशा सीधा है, हमेशा उल्टा है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। देखिए क्या होता है, अभी हम लोग जो पढ़े थे यहाँ पे, जो प्राथमिक उपभोक्ता किस पे पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता एक, द्वितीय उपभोक्ता दो हो गया, और तृतीय उपभोक्ता, तो देखिए क्या है कि यह सीधा है। सबसे ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, उसके बाद से प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद से द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद से तृतीय उपभोक्ता। तो यह सीधा पिरामिड है। ठीक है ना? यही जो होता है ऊर्जा का पिरामिड है, इसी को हम लोग ऊर्जा का पिरामिड बोलते हैं, ऊर्जा का पिरामिड बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसको भी याद रखिएगा, ये सीधा बनता है। ठीक है ना? तो यह हमेशा सीधा बनता है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा बनता है। एक होता है वह उल्टा बनता है, आगे मिलेगा भी। चलिए, इसका क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन अजैविक कारण है, कारक है, इसमें से आपको बताना है। जल है, कार्बोहाइड्रेट है, ताप है और सभी है। तो इनमें से जो होता है अजैविक कारक जो होते हैं वो सभी होते हैं, इसलिए इसका आंसर डी आंसर सही हो जाएगा। मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों का लिंग निर्धारण होता है? अभी हम लोग एक पहले वाले में क्वेश्चन आया था कि एक पहले वाले में कि पुरुष का जीन संगठन होता है तो यक्ष वाई होता है पुरुष का, और पुरुष के ही जीन से लिंग निर्धारण या गुणसूत्र से लिंग निर्धारण होता है। तो पुरुष का क्या होता है? यक्ष और वाई होता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। यानी देखिए, पुरुष के ही लिंग निर्धारण यानी गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है, और पुरुष का गुणसूत्र होता है यक्ष और वाई। ठीक है ना? तो इस 46 होता है, याद रखिएगा 46 होता है। 22 प्लस एक्स या और 22 प्लस वाई, इन तीनों को दोनों को मिला करके 46 होता है। ठीक है? तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। आगे देखेंगे, सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है, इसको आपको बताना है, कवक का, शैवाल का, ट्रिलियम का, कोई नहीं है। तो इनमें से सबसे बड़ा जो गुणसूत्र होता है ना, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है ट्रिलियम का, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है? तो वह देखिए, इसमें से सबसे बड़ा था और इसमें से सबसे छोटा हो जाएगा शैवाल का। शैवाल का जो गुणसूत्र होता है सबसे छोटा होता है, और सबसे इसमें
बड़ा जो हो जाएगा वह ट्रिलियन का हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो सवाल हो जाएगा सबसे छोटा गुणसूत्र है। आगे देखेंगे, जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था? यानी कि जीन शब्द का जो पता लगाए थे जोहानसन ने लगाए थे, और वह कब लगाए थे पता, तो वह 1909 में लगाए थे। इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे 1909 में एक रोल एक्ट आया था, बिना दलील के ही आया था, तो उसी समय याद रखेगा कि जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने 1909 में दिए थे। तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। आगे देखेंगे, डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? आपको बताना है कि डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है। जीन है, आनुवंशिकी है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें से जो हो जाएगा क्रियात्मक इकाई जो होती है वह ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थों को क्या कहते हैं? मतलब कहते हैं पदार्थों को। दिया हुआ है कि गुणसूत्रों में पाए जाने वाले पदार्थों, आनुवंशिक पदार्थों को कहते हैं क्या? प्लाज्मा में जीन, मार्गन, ब्रिजेज और जीनोम। तो इसको जीनोम बोलते हैं। जो भी गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं उसको जीनोम बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? हरगोविंद खुराना, रदरफोर्ड, मेंडल और इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर बताना है। इन जो कोड का जेनेटिक कोड का पता लगाए थे वो लगाए थे हरगोविंद खुराना ने, और इनको नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला था। ठीक है ना, 1968 में। ठीक है, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। आगे देखेंगे, दिया हुआ कि हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो वह अभी बताए थे, तो नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 1968 में। पता कब लगाए थे? 1965 में। आगे देखेंगे, आनुवंशिक रोग वर्णांधता के रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाते हैं? इसमें तो देखना है कि नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्या होता है कि रेड और लाल और हरा यानी कि ग्रीन, यह जो वर्णांधता जो होता है ना, कि अगर आप दोनों को साथ में देख लेंगे जैसे लाल और हरा को, तो आप डिफरेंस नहीं बता पाएंगे कि इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो यह जो होता है आनुवंशिक रोग में जो पहचान नहीं कर पाते हैं, तो वह होता है लाल और हरा। इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि लाइकेन सूचक होता है। जो लाइकेन क्या होता है? वायु प्रदूषण सूचक है, जल प्रदूषण सूचक है, मृदा प्रदूषण है और विकिरण प्रदूषण है। तो आपको आंसर बताना है कि लाइकेन जो होता है सूचक किसका होता है? तो वह होता है वायु प्रदूषण सूचक का होता है, वायु प्रदूषण के सूचक का होता है। इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? लैमार्क ने, डार्विन ने, डी व्रीज ने और मेंडल ने। तो आपको आंसर बताना है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो प्रतिपादित किए थे वो किसने किए थे? तो वह किए थे डार्विन ने। इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव में देखिए, पुरुष में और महिला का, मतलब मानव का जो पूछा रहा है, तो अब बताइएगा पुरुष का जो है जीन संगठन क्या नाम है? उसका XY होता है, और महिला का जो होता है वह होता है XX। ठीक, कह रहा है कि मानव के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 होता है, यानी कि दो दो यहाँ पे ऑप्शन में भी दे देगा, 23 जोड़ी दे देगा तब भी हो जाएगा, 46 दे देगा तब हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, कुल संख्या 46 होती है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 46 है। ठीक है, ए सही हो जाएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो किसने किया था? तो डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिए थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, वाटसन और क्रिक ने दिए थे। ठीक है, डबल हेलिक्स का और जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? तो वह लगाए थे खुराना को, हरगोविंद खुराना ने। डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे वाटसन और क्रिक ने। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? यहाँ पे यही संश्लेषण या डीएनए कोड जो होता है, जेनेटिक कोड जो किसने लगाए थे? तो हरगोविंद खुराना ने। वही है कि डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में कौन किए थे? तो वह हरगोविंद खुराना ने किए थे। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। जीन अवस्थित होते हैं, जो जीन होते हैं वो कहाँ अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवकों में और राइबोसोम में। तो यह जो होता है गुणसूत्र जो होते हैं वो गुणसूत्र में पाए जाते हैं, जीन जो होते हैं गुणसूत्र में पाए जाते हैं। इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकास का प्रतिपादन किसने किया था? विकास के सिद्धांत का लुई पास्चर है, अरस्तु है, ग्रेगर जॉन मेंडल है और चार्ल्स डार्विन है। तो दो विकास को जो सिद्धांत जो दिए थे वह दिए थे चार्ल्स डार्विन ने। इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अरस्तु कौन थे? तो यह जंतु विज्ञान के और जंतु विज्ञान के और सोशल माने विज्ञान के, बायोलॉजी के, दोनों के अरस्तु क्या थे? तो वह थे जन्मदाता। ठीक है ना। आगे देखेंगे, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का जो पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर विलियम हार्वे, सर हॉपकिंस, लुई पास्चर और क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो जो हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो किया गया था वह डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं, जो वंशागति के नियम जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आनुवंशिकी। इकोलॉजी पारिस्थितिकी जो होता है वह वायुमंडल और जीवों के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। सेल के विज्ञान को कहते हैं कोशिका विज्ञान। ठीक है,
आगे देखेंगे पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण कौन सा है, तो वह हो जाएगा वायु, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिए थे डी ह्यूगो ब्रिज ने दिए थे, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। म्यूटेशन का सिद्धांत जो दिए थे डी ब्रिज ने दिए थे। आगे देखेंगे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, तो वह प्राकृतिक वर्ण जो दिए थे वह डार्विन ने दिए थे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, आपको बताना है जस्ता है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, अमोनियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो एक सामान्य शुष्क सेल में जो विद्युत अपघट्य होता है वह अमोनियम क्लोराइड होता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। आकाश नीला लगता है क्योंकि, आकाश का नीला लगने का कारण क्या है, आपको बताना है कि नीला रंग और रंगों से अधिक है, लघु तरंग वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन की जाती है, नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है और वायुमंडल दीर्घ तरंग अवशोषित करती है। देखिए क्या होता है, नीला रंग जो दिखाई देता है वहां पे कारण क्या है ना, कि जो नीला जो रंग होता है वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णन होता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लघु तरंगे वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 1 माइक्रोन होता है, अब देखिए यहाँ पे माइक्रोन दिया हुआ है, 1 माइक्रोन होता है, वह किसके बराबर होता है, तो वह 1/1000 मिलीमीटर होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। दिया है कि अति चालक का लक्षण है, अति जो चालक का लक्षण है तो शून्य पारगम्यता होता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर क्या होगा, कमरे को ठंडा कर सकता है, तापमान तक ठंडा कर सकता है, कमरे को थोड़ा गर्म कर सकता है, न गर्म न ठंडा। देखिए क्या होता है कि जब भी हम रेफ्रिजरेटर को अगर खोल करके किसी रूम में छोड़ देंगे तो उस गर्म का जैसे उस कमरा का वातावरण जो है ना गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा वो गर्म हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो परमाणु बम का आधारित जो सिद्धांत है इसमें देखिएगा आपको बता दे रहे हैं, एक परमाणु है इसको 3 भागों में चेंज कर देता है, मतलब कि बदल देता है, 3 भागों में टूट जाता है यानी कि विखंड हो जाता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ना परमाणु बम का जो होता है वह विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है। अब एक आता है एक और संलयन जो आता है यहाँ पे, हाइड्रोजन बम और सूर्य का जो प्रकाश आता है और सूर्य का जो प्रकाश बनता है यह जो होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, यानी कि 2 से 1 बन जाता है, और परमाणु बम में 1 से 2 बन जाता है, ठीक है ना, टूटता है, ठीक है। तो इसीलिए एक विखंडन होता है, एक संलयन होता है, जो परमाणु बम सिद्धांत होता है नाभिकीय विखंडन से होता है। आगे देखेंगे नाभिक का आकार होता है, जो नाभिक का आकार होता है 10 का पावर -15 होता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। याद रखिएगा नाभिक, परमाणु का नाभिक का आकार जो होता है 10 का पावर -15 होता है मीटर में, याद रखिए। आगे देखेंगे डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब, 1928 में, 1930 में, 1932 में, 1950 में। तो सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वह 1930 में मिला था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, जो देखिएगा पानी का जो घनत्व अधिकतम जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, सबसे ज्यादा घनत्व जो होता है पानी का वह सबसे ज्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। आपको बताना है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कितना होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट FB यानी कि हिमीकरण कितना कितना होता है सेंटीग्रेड में, सिर्फ बताइएगा सेंटीग्रेड में। अभी हम केल्विन का उसके बारे में नहीं, आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं, सूर्य के प्रकाश की धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय, मतलब सूर्य के जो प्रकाश है धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय लगभग कितना लगता है, तो वह लगभग 8 मिनट लगता है, 500 सेकंड, याद रखिएगा 500 सेकंड यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है, तो देखिए शून्य अवकाश में यानी कि निर्वात में जो होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम में, वैक्यूम माने कितना, मतलब कि निर्वात पूछ रहा है, तो निर्वात में होता है 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। प्रकाश को जो चाल होती है शून्य अवकाश यानी कि निर्वात में 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे देखेंगे इसका आंसर बी से हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखेंगे फ्यूज का सिद्धांत होता है, और फ्यूज का जो सिद्धांत होता है वह विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव होता है, ऊष्मीय प्रभाव मतलब कि वह गर्म होकर के जल्द में पिघल जाना। किसी भी सर्किट में अगर कोई भी सर्किट अगर कोई कुछ खराबी हो रहा है तो उसका फ्यूज उड़ जाए, जिससे कि वह गर्म होकर के गल जाए, ठीक है ना, तो वही होता है, वह हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव होता है, इसलिए इसका आंसर हीटिंग इफेक्ट होता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, जैसे इसमें से कौन सा दर्पण हम लोग काम में लेते हैं, तो सबसे ज्यादा दर्पण देखिए, सबसे ज्यादा तो हम लोग समतल दर्पण का करते हैं, लेकिन अवतल दर्पण जो होता है ना सबसे अच्छा या सुटेबल होता है, उसमें अच्छे से दिखाई देता है, इसलिए इसका आंसर इसे हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए जो हम लोग काम में लेते हैं वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं।
आगे देखेंगे सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? जो सौर ऊर्जा होता है चंद्रमा, समुद्र, सूर्य और हवा। तो जो सौर ऊर्जा प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है सूर्य से। सी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों को में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? देखिए बल्बों में जो फिलामेंट का प्रयोग करते हैं वो टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। और वहीं पे अगर अगर पूछ दे कि हीटर में किसका प्रयोग करते हैं तो उसमें नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बल्बों में फिलामेंट का जो प्रयोग करते हैं वो टंगस्टन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इसमें से सदिश राशि कौन सी नहीं है इसको आपको बताना है। देखिए इसमें से जो भी से अक्सर जो देखेंगे भी से और ब से अक्सर देखेंगे वह सदिश राशि होगी, और इसके बाद से जो बचा हुआ है वह अदिश राशि होता है। यानी कि इसमें से देखिए विस्थापन, वेग और बल, आयतन जो है यह जो हो जाएगा अदिश राशि है, यानी कि सदिश राशि नहीं है। आगे देखेंगे ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ पे होगा? तो देखिए ध्वनि का जो वेग होता है सबसे ज्यादा ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है, और सबसे कम जो होता है गैस में होता है। गैस में, ठीक है, ये याद रखिएगा। इस क्रम में सबसे ज्यादा होता है ठोस में, उसके बाद से द्रव में, सबसे कम जो होता है गैस में होता है। तो जो ध्वनि का वेग होता है, देखिए ध्वनि का जो वेग के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि चलने के लिए, जिसमें ठोस द्रव गैस की एक माध्यम है, और जिसमें सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक वेग होता है वो ठोस में होता है, और सबसे कम जो होता है गैस में होता है। और इसमें सर्वाधिक जो वेग पूछा है तो उसका हो जाएगा ठोस, इसका आंसर ए से हो जाएगा। दो उत्तरोत्तर श्रृंग या दो उत्तरोत्तर गर्त को किस दूरी बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसको बीच के देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है, यहाँ से कोई चला, ठीक है ना, यहाँ से ये तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग और गर्त को, इसको गर्त को क्या बोलते हैं? यानी कि इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? जो बिजली का बल्ब होता है उसमें किस गैस का प्रयोग करते हैं? देखिए नाइट्रोजन नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, हाइड्रोजन भी नहीं होता है, इसमें अक्रिय गैस होता है, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। निम्न में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन सा होता है? इसमें से आपको बताना है कांच, स्टील, रबर, चांद। देखिए चांदी, देखिए क्या होता है, प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है कि इलास्टिक, मतलब कि उसको अगर हम मान लीजिए जैसे टच किए, मतलब कि कोई टच किए तो उसमें तुरंत वापस आ जाए, ठीक है ना, वह वापस अपने स्थिति में बनाए रखे, यानी कि प्रत्यास्थ बनाए रखे, वो स्टील होता है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। निकटतम सितारों यानी कि सूर्य के अतिरिक्त प्रकाश के पृथ्वी तक पहुंचने में यानी कि कितना समय लगता है? जो देखिए क्या होता है, सूर्य के अलावा कोई एक और तारा है, उसका अगर प्रकाश पृथ्वी पर आए तो कितना समय लगता है? तो वह 4.2 वर्षों में आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। देखेंगे 60 क्वेश्चन है कि भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया था, देखिए भारत का जो पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो था आर्यभट्ट था, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। यह शायद 1975 में छोड़ा गया था। विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, 15 नवंबर को, 28 फरवरी को और 24 अक्टूबर को। तो अभी आज देखिए, आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं यह बना रहे हैं 24 को, 28 तारीख को, 28 फरवरी को जो होता है यह होता है विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखेंगे एक अश्वशक्ति होता है 746 के वाट के होता है, इसका आंसर ए से बी से हो जाएगा। एक अश्वशक्ति हो जाएगा 746 वाट के, इसका आंसर बी से हो जाएगा। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव का नाम क्या है? अंतरिक्ष में जो जाने वाला जो था वह उसका नाम था, देखिए इन तीनों गए थे, लेकिन अंतरिक्ष में जो उतरे थे वो यूरी गगराना थे, इसका आंसर हो जाएगा ए। और नील आर्मस्ट्रांग जो गए थे वो चंद्रमा पर प्रथम पैर रखे थे, चंद्रमा पे, चंद्रमा पे। और राकेश शर्मा भारत के थे, उसी समय इंदिरा गांधी ने इनसे पूछी थी कि वहां से हमारा देश कैसा दिखाई दे रहा है, तो बोले थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वह राकेश शर्मा जी ही बोले थे, ठीक है। तो अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव कौन सा था? तो वह यूरी गागारिन थे। नील आर्मस्ट्रांग जो थे चंद्रमा पर प्रथम कदम रखने वाले थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखेंगे उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? देखिए किसी भी, यानी कि जब हम, देखिए क्या होता है, पृथ्वी है, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर के बाद से पृथ्वी का, इससे जो भूगर्भ का जो गुरुत्वाकर्षण है समाप्त हो जाता है, यानी कि इसके बाहर से, भूस्थिर के बाहर से अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी काली दिखाई देती है, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे बिजली के लैंप का तंतु बना होता है, जो बिजली का लैंप जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, इस सर ए से हो जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व का क्या असर पड़ता है? तो जो किसी भी चुंबक को अगर गर्म करेंगे तो उसका चुंबक जो है नष्ट हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी कि नष्ट हो जाएगा, डी से हो जाएगा। घट नहीं, नष्ट हो जाएगा, डी से हो जाएगा, ठीक है ना। बल का एसआई मात्रक क्या होगा? तो बल का न्यूटन होता है, बल का, यानी कि यह बराबर एम इंटू ए होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। यह हो जाएगा जूल किसका है? तो कार्य का मात्रक जूल, और ऊर्जा का भी मात्रक होता है जूल,
होता है वाट, विभवांतर का वाट होता है, केल्विन ताप का केल्विन होता है, ठीक है? इसको भी याद रखिएगा। बल का मात्रक है, सही मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है? आगे देखेंगे नेक्स्ट में, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? देखिए क्या होता है कि जो आँख होता है, यहाँ से मान लीजिए आपका लेंस है, ठीक है ना? ये लेंस है, यहाँ पे रेटिना होता है और यही दृष्टिपटल पर जाकर के उसका जो आँख का है ना रोशनी यहाँ पे, यहीं से जाकर के दृष्टिपटल पे प्रतिबिंब बनता है, तो वो दृष्टिपटल बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। और कार्निया जो होता है, कार्निया का आप नाम सुने होंगे। कार्निया को जिससे किसी व्यक्ति का आँख खराब हो जाता है, अगर मान लीजिए हमारा आँख ठीक है, हम दान में जब देंगे तो अपने आँख के यानी कि कार्निया को हम दान में देते हैं। इसलिए इसमें जो होगा प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है, वह दृष्टिपटल या रेटिना पर बनता है, ठीक है? तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका कारण क्या है? देखिए, पारा जो होता है उसका ऊष्मा का सुचालक होता है, अच्छा सुचालक होता है, यानी कि ताप के कारण अधिक फैलता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। सूर्य मुख्यतः बना होता है, तो सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन का बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर ए से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? तो लोच का सर्वोच्च गुणांक जो होता है वह इस्पात का होता है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। और इतना ही क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका ये बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। और इसके साथ में इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।